हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 जून 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारत सरकार ने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। इस पैनल का नेतृत्व कौन कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए टी.के. विश्वनाथन, ऑप्शन बी है रंजन गोगोई, ऑप्शन सी है सुधीर रंजन, ऑप्शन डी है एस.के. प्रसाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टी.के. विश्वनाथन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस पैनल में जो अटॉर्नी जनरल है जिनका नाम है एन वेंकट रमनी, वो भी शामिल है। भारत सरकार ने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। इस पैनल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टी.के. विश्वनाथन। और अटॉर्नी जनरल कौन है? एन वेंकट रमनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत इस दशक के अंत तक किस देश के साथ 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार निर्धारित करने पर सहमत हुआ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है सर्बिया के साथ, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सर्बिया। भारत इस दशक के अंत तक किस देश के साथ 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार निर्धारित करने पर सहमत हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर्बिया के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? अच्छा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल परिवर्तन के युग में किस कंपनी ने भारतीय भाषा कार्यक्रम इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय समाचार प्रकाशन उद्योग को समर्थन और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है अमेजन, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल। डिजिटल परिवर्तन के युग में किस कंपनी ने भारतीय भाषा कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय समाचार प्रकाशन उद्योग को समर्थन और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? गूगल ने। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती और मराठी सहित कुल 9 भाषाओं के समर्थन के साथ यह कार्यक्रम समाचार प्रकाशकों के लिए गूगल का सबसे विविध प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है। तो लैंग्वेज का नाम भी आपको याद रखना है, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती और मराठी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी लेखकों के राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी लेखकों के राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुसरत चौधरी किस देश की पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए, अमेरिका। नुसरत चौधरी किस देश की पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली और ऐसा करने वाला 10वां राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है और ऐसा करने वाला 10वां राज्य बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अच्छा, बाकी के 9 राज्य कौन है? मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, केरल है, झारखंड है, पंजाब है और मेघालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? गीता प्रेस को। और दूसरा क्या है? विश्व बैंक ने रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 150 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित हुई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित हुई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जर्मनी। जर्मनी में कहाँ? म्यूनिख में। और भारत के तरफ से पार्टिसिपेट किया था IREDA ने, और इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मियावाकी वृक्षारोपण विधि किस देश की तकनीक है जिसमें स्वदेशी पौधों की प्रजातियों का उपयोग करके छोटे भूमि पार्सल के भीतर घने शहरी वन बनाना शामिल है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। सिंपली आपको याद रखना है, मियावाकी वृक्षारोपण जो टेक्निक है किस देश की है? जापान की है। और ये किन के नाम पे रखा गया है? द मियावाकी मेथड इज नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर, जिनका नाम था अकीरा मियावाकी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश धरती माता की पूजा के लिए राजा उत्सव मनाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा राज्य धरती माता की पूजा के लिए राजा उत्सव मनाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। और इसे और किस नाम से जानते हैं? मिथुन संक्रांति के नाम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 जून को कमला सोहोनी की 112वीं जयंती मनाई गई। किस क्षेत्र में पहली भारतीय महिला के रूप में उनके अभूतपूर्व योगदान को मान्यता दी गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इन साइंटिफिक डिसिप्लिन, ऑप्शन बी है इन इकोनॉमिक सेक्टर, ऑप्शन सी है इन मेडिकल साइंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, इन साइंटिफिक डिसिप्लिन। 18 जून को कमला सोहोनी की 112वीं जयंती मनाई गई। किस क्षेत्र में पहली भारतीय महिला के रूप में उनके अभूतपूर्व योगदान को मान्यता दी गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इन साइंटिफिक डिसिप्लिन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए। गूगल ने इनका डूगल भी बनाया था। किस राज्य ने 2 दिवसीय G20 लेबर एंगेजमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? देखो ये BPSC 69 में बस आएगा। मान लो कि क्वेश्चन आउट हो गया है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बिहार। किस राज्य ने 2 दिवसीय G20 लेबर एंगेजमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिहार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये कब हुआ था? 22 और 23 जून को। 22 और 23 जून को डेट भी याद रखना है, BPSC डेट भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व सिकल सेल वर्ल्ड सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 15 जून को, ऑप्शन बी है 25 जून, ऑप्शन सी है 19 जून, ऑप्शन डी है 10 जून। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 19 जून को
वर्ल्ड सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 19 जून को। और ये क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है। अच्छा, इस बार की इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटी, फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिजीज स्टेटस। अब देखो थीम इतना बड़ा है ना कि एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, फिर भी अब देख लो, बस आपको इतना याद रखना है। वर्ल्ड सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 जून को। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, भवानी देवी चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछ सकता है भवानी देवी ने चीन में एशियाई तलवारबाजी, फेंसिंग बोलते हैं, चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर आपको पता होना चाहिए, कांस्य पदक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में लिया है क्योंकि हिंदी में थोड़ा अलग मीनिंग निकल रहा था। तो क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रीटी ऑफ द हाई सीज was adopted by the United Nations meeting in New York. The adoption of this treaty, also known as BBNJ, आपसे पूछ रहा है कि BBNJ का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। BBNJ स्टैंड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। अब एग्जाम में कैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा? तो ट्रीटी सबसे पहले तो याद रखना है, द ट्रीटी ऑफ द हाई सीज किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है? बाय द यूनाइटेड नेशन। मीटिंग कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। और इसको और किस नाम से जानते हैं इस ट्रीटी को? BBNJ के नाम से। और BBNJ का मतलब क्या हुआ? बी फॉर बायोडाइवर्सिटी, सेकंड बी फॉर बियॉन्ड, एन फॉर नेशनल और जे फॉर जुरिस्डिक्शन। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द ओशियन, प्रोमोट इक्विटी एंड फेयरनेस, टैकल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, फाइट क्लाइमेट चेंज एंड प्रिवेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस इन द हाई सीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? पहली बार दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीधर, ऑप्शन बी है रमेश नारायणन, ऑप्शन सी है श्रीनाथ स्वामी, ऑप्शन डी है आचार्य एन गोपी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आचार्य एन गोपी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपली आपसे ये पूछ रहा है ना, किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है शशि थरूर, ऑप्शन डी है रतन टाटा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सलमान रुश्दी को। किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सलमान रुश्दी। इससे पहले 2021 में किसे मिला था? तो यूक्रेनियन राइटर थे, उन्हें मिला था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है 2019 में किसे मिला था? अमर्त्य सेन को। ये पूछ सकता है, अमर्त्य सेन को। और इस बार किसे मिला है? सलमान रुश्दी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है गोवा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत में वुमेन 20 समिट का मेजबान कौन सा राज्य है महिला 20 शिखर सम्मेलन का? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। और थीम क्या थी इस बार की 2023 की? वुमेन लीड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म थ्राइव एंड ट्रांसेंड। तो ये आपका थीम था। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, थीम भी आपको याद रखना है। वुमेन लीड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म थ्राइव एंड क्या बोलते हैं? ट्रांसेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्पोजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज नाम से रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IMF, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। किस संस्था ने
डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्पोजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज नाम से रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2022-23 के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राजस्थान। 2022-23 के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए गुजरात को खुली पहुंच ओपन एक्सेस के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों को फिर से चालू करने के लिए सम्मानित किया गया। तो डिफरेंस भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यान हैकिंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन ए राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी फिलोसफर दार्शनिक, ऑप्शन सी साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी फिलोसफर दार्शनिक। यान हैकिंग क्या थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? तो फिलोसफर थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दार्शनिक। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैटिक एमसीक्यू कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या प्योर स्टैटिक भी होते हैं या प्योर करंट अफेयर भी होते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है किसके बारे में? एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट के बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह विषम परिस्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलराइमेट्री मिशन है। बाकी लाइन छोड़ो आप, बस ये देखो, यह भारत का पहला समर्पित पोलराइमेट्री मिशन है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। जो एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट है, यह भारत का पहला समर्पित पोलराइमेट्री मिशन है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है? एक्सरे पोलराइमीटर उपकरण की ऊर्जा सीमा। एक्सरे पोलराइमीटर उपकरण 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा सीमा में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देगा। दूसरा गलत है, आगे हम लोग देखेंगे गलत क्यों है। तीसरा क्या है? यह एक हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। तीसरा भी गलत है। तीसरा तो इसलिए गलत है ना कि ये क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। तो आपका सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कितने कथन सही है? तो ओनली वन, केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन। अच्छा, गलत क्यों है तो देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले पहला तो सही था, यह भारत का पहला मिशन है, पोलराइमेट्री मिशन। और जो रेंज है ना, ये आपका 8 से 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 से 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो 0.8 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, ये किसके लिए है? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड के लिए, जिस शॉर्ट में बोलते हैं एक्सपेक्ट बोलते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड के लिए है 0.8 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपका जो पोलराइमेट्री इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे है, इसके लिए कितना है रेंज? 8 से 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट सेकंड गलत है। और जो स्पेस क्राफ्ट है, विल कैरी 2 साइंटिफिक पेलोड, ये भी याद रखना है, विल कैरी 2 साइंटिफिक पेलोड इन लो अर्थ ऑर्बिट, लियो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। और वहाँ पे क्या मेंशन था? हाई अर्थ ऑर्बिट, इसलिए आपका स्टेटमेंट थर्ड गलत था। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए, ओनली वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। ट्रिनिडेड द्वीप आइलैंड प्लास्टिक के मलबे से बनी चट्टानों की खोज के कारण चर्चा में था। यह मौजूद है, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी है उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है दक्षिण अटलांटिक महासागर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, साउथ अटलांटिक ओशियन में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ट्रिनिडेड आइलैंड प्लास्टिक के मलबे से बनी चट्टानों की खोज के कारण चर्चा में था। यह कहाँ मौजूद है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साउथ अटलांटिक ओशियन,
दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ आपका दिया हुआ है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी तरफ स्टेट। तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य क्या गुजरात में है? खूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तानसा वन्य जीव अभयारण्य असम में है। तो कौन सा पेयर सही है? तो देखो पहला गलत है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये तो सही है। ठीक है, तो ये पेयर आपका सही है। तानसा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका है महाराष्ट्र में, ना कि असम में। ठीक है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो बस एक ही सही है ना। तो आपको बताना कितने जोड़े सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह 45 वर्षों में पानी पर संयुक्त राष्ट्र का पहला बड़ा सम्मेलन था। पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, विश्व की लगभग 1/4 आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, 26%, तो लगभग आपका 1/4 हो गया। तीसरा क्या है? यह जल और स्वच्छता संबंधी लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर केंद्रित है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कितने कथन सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल थ्री। यहाँ पे डिटेल गिवन है, आप देख सकते हो। विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका भारत से ज़्यादा खुश है। पता नहीं रिपोर्ट कैसे तैयार होता है। अच्छा ठीक है, और वैसे स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है। नेपाल की रैंक है 78, चीन की रैंक है 64, बांग्लादेश की रैंक है 118, बांग्लादेश की रैंक है 118, पाकिस्तान की रैंक है 108, पता नहीं किस एंगल से खुश होते हैं, और श्रीलंका की रैंक है 112। ठीक है, और भारत की रैंक है कितनी? 126, और 2022 में कितनी थी? 136, 2022 में थी 136। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो रैंक तो इनका अच्छा ही है। सेकंड क्या है? पिछले साल की तुलना में भारत की रैंक खराब हुई, गलत है। 2022 में कितना था? 2022 में 136 था और 2021 में 126 है, तो दूसरा गलत है। तीसरा क्या है? शीर्ष 5 स्थानों में इजराइल एकमात्र एशियाई देश है। तीसरा सही है। इजराइल कौन से नंबर पे है? चौथे स्थान पे है। इजराइल चौथे स्थान पे है। तो हमें बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 1 और 3। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1 और 3। और टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है फिनलैंड, लगातार छठी बार आया है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इजराइल चौथे स्थान पे है और एकमात्र एशियाई देश है जो टॉप 5 में है। पहले पे फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइलैंड, फिर इजराइल, फिर नीदरलैंड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक गिटार में, टीवी रिमोट कंट्रोल में, ऑडियो ट्रांसड्यूसर में और सिगरेट लाइटर में। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आर कैपेबल ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर। अब इसको नॉर्मल भाषा में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। देखो, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होता है ना, एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिस पे जब हम लोग उस मटेरियल पे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो यह क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है। तो ये इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं, और इस इफेक्ट को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आपको अलग अलग डिफिनीशन मिल सकता है, लेकिन बेसिक यही है कि जब भी हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो यह क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो, जब चार्ज की बात आई है तो चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। और चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q = NE।
और n क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते Q इक्वल टू 1.5e, ये n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n हमेशा इंटीजर होता है, n की वैल्यू की 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन 1.5 कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। 2 पॉइंट ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ दोगे। तो n क्या होता है, इंटीजर होता है। और चार्ज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन से यूनिट में, तो चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट है कूलम, C से डिनोट करते हैं। तो और क्या याद रखना आपको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज को आप इतना याद रख लो। और जब चार्ज की बात हो ही गई है तो करंट को भी देख लेते हैं। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका क्या होता है, करंट होता है। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम में, एसएससी हुआ, बीपीएससी हुआ। आई की वैल्यू होती है dq अपॉन dt। ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। करंट बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो I इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी है ना, तो डी क्यू को आप लिख सकते हो आई डी टी, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो क्यू इक्वल टू एक फार्मूला आता है आई टी, ठीक है। तो एक फार्मूला हो गया। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछते हैं छोटे एग्जाम में, जैसे करंट की वैल्यू दे देगी, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, टी की वैल्यू गिवन होगी, आपसे पूछ देगा चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो बस पुट कर दो। या चार्ज की वैल्यू गिवन होगी और टाइम की वैल्यू गिवन होगी, या पूछ देगा करंट कितना फ्लो हुआ, तो आई इक्वल टू क्यू अपन टी डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं। और जब हमने चार्ज देख ही लिया है, करंट देख ही लिया, तो कैपेसिटर भी देख ही लेते हैं। देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है, जस्ट लाइक बैटरी। लेकिन फिर कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो कैपेसिटर क्या होता है ना, तुरंत एनर्जी देता है। कैपेसिटर क्या होता है, तुरंत एनर्जी देता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो फोटोग्राफर वगैरह होते हैं अचानक से फ्लैश लाइट देते हैं, तो उसमें भी कैपेसिटर यूज होता है। और कैपेसिटर से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछता है। कैपेसिटेंस क्या बताता है कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी बताता है, इसलिए इसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट है, ऐसे बना होता है ना प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, तो ये चार्ज इनसाइड होता है। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, ठीक है। ओवरऑल समझा रहा हूँ मैं, डिटेल नहीं जा रहा कि लाइक जेई का एग्जाम हो, बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लो, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, C की वैल्यू गिवन होगी, फैराड में मेजर करते हैं, ठीक है। C की वैल्यू गिवन होगी, डिस्टेंस दिया होगा, आपसे पूछ देगा कि चार्ज कितना इंड्यूस हुआ इस पे, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, सिंपली आपसे पूछ देगा कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। C की वैल्यू गिवन होगी माइक्रोफैराडे या पिकोफैराडे में, और वोल्टेज दिया, क्या बोला, डिस्टेंस दिया होगा, तो कैसे निकालेंगे, और वोल्टेज अप्लाई दिया होगा, ठीक है। इतने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, मतलब 5 वोल्ट से अप्लाई किया। C की वैल्यू क्या है, 5 पिकोफैराड है या जो भी है, माइक्रोफैराड है, तो चार्ज कितना इस पे आएगा कैपेसिटर पे, तो Q इक्वल टू फार्मूला होता है CV। वहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा चार्ज की, ठीक है। तो ये फार्मूला भी याद रख लो, Q इक्वल टू CV, इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर के लिए। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब एक पूछता है एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर। तो अब देखो यहाँ से एक फार्मूला एक याद रखो, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, एक होता है फार्मूला। दूसरा क्या होता है, Q स्क्वायर अपन 2C, इसी से फॉर्म में आया है। और Q स्क्वायर अपन 2C कैसे आ गया, देखो हाफ CV स्क्वायर है ना, इसको ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दो, C स्क्वायर तो V स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2C हो जाएगा। Q इक्वल टू CV होता है ना, तो वही आपका हो जाता है Q स्क्वायर अपन 2C। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है कैपेसिटर से, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। C की वैल्यू दे देगा, V की वैल्यू दे देगा, पूछेगा कितना एनर्जी स्टोर हुआ कैपेसिटर में, तो हाफ CV स्क्वायर। अगर चार्ज की वैल्यू गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लो, सिंपल सा है। अब आते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वर्क कैसे करता है। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कौन से होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक है क्वार्ज है आपका, क्वार्ज, फिर है टोपाज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्ज ही है, टोपाज, फिर आपका रोचेल साल्ट, ये सब क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ठीक है। तो अब आते हैं वर्क कैसे करता है, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वर्क कैसे करता है, तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैव ए बैलेंस चार्ज विथ एन एसिमेट्रिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एसिमेट्रिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग मैकेनिकल प्रेशर या मैकेनिकल फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। और डिफॉर्म होने के बाद एक करता क्या है, पुशिंग द निगेटिव चार्ज टू वन साइड, एक तरफ निगेटिव चार्ज को पुश कर देता है और दूसरी तरफ क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वर्क कैसे करता है, जब हम लोग इस पर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। और ये करता क्या है, नेगेटिव चार्ज को एक तरफ कर देता है और पॉजिटिव चार्ज को दूसरी तरफ, और इसे हम लोग जानते हैं डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको सॉलिड में देखा जाता है, लेकिन आगे एक और पॉइंट बताऊंगा मैं। और एक होता है रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, सिंपल सा दिमाग लगा लो, रिवर्स होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से ना पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो ये करता क्या है, ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में, साउंड वेव में। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से किसी अच्छे एग्जाम में, कि जब हम लोग रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू करंट उसमें सप्लाई करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में। तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, साउंड वेव में। और दिस इज़ व्हाट वाज यूज टू क्रिएट सोनार, और सोनार को ऐसे ही क्रिएट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बस समझ में आ गई। अब देखो, ऐसे इसे जनरली सॉलिड में देखा जाता है, सॉलिड में ही देखा जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, लेकिन पहली बार साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इसे किस में, लिक्विड में। आपको बताना है, मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है या पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, कहाँ के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, किस में, लिक्विड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न पर विचार करें, मजमा उल बहरीन और सीरे अकबर उपरोक्त में से कौन दारा सिकोह के कार्य है। दारा सिकोह कौन थे, शाहजहां के लड़के थे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नीदर 1 nor 2। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और मजमा उल बहरीन का मतलब क्या हुआ, मिंगलिंग ऑफ टू ओशियन, और सीरे अकबर का मतलब हुआ ग्रेट मिस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औरंगजेब ने मार दिया था। कंधमाल हल्दी को किस राज्य से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो कंधमाल एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, ठीक है, उसी नाम पे है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आजीवक सेक्ट, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, संप्रदाय की केंद्रीय मान्यता यह थी कि बिल्कुल सब कुछ भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आजीवक श्वेत वस्त्र पहनते थे और संगठित समूहों में रहते थे, गलत है। तीसरा क्या है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के काल में यह संप्रदाय अपने चरम पर पहुंच गया। तो तीसरा भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है, उपरोक्त में से कितने कथन सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आजीवकों की केंद्रीय मान्यता यह थी कि हर चीज भाग्य या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है और इसलिए मानव क्रिया का किसी ना किसी तरह से कोई परिणाम नहीं होता है, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। आजीवक सेक्ट की बात हो रही है, खुद में ना ले। आजीवक कोई वस्त्र नहीं पहनते थे और संगठित समूहों में तपस्वी भिक्षुओं के रूप में रहते थे। तो स्टेटमेंट 2 आपका गलत था। तीसरा क्या है, यह संप्रदाय मौर्य सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार के समय में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पूरा देखा करे। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे होगा 6 महीने पहली बार में, बाकी इंक्रीज हो सकता है पार्लियामेंट से इशू करवा के, ठीक है।
दूसरा क्या है, अनुच्छेद 356 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रेरित है, गलत है तो कम्प्लीटली। तीसरा क्या है, यह राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ वापस लेने का अधिकार देता है, सही है। तो पूछ क्या रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही है, तो ऑप्शन बी आपका, सॉरी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली वन। ठीक है, अब डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने और अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। तो एक बार में 6 महीने और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए लगाया जा सकता है। हर 6 महीने में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए फिर से संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होगी, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 गलत था। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 93 से प्रेरित था, तो स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है, वैसे कोई मतलब ही नहीं है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को वापस लेने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। तो आपका स्टेटमेंट थर्ड सही था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आरके को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।